तो फ्रेंड्स, इस वक्त हम शिवसेना ऑफिस में हैं, सेक्टर 16 वाशी, नवी मुंबई। और आज हमारे साथ हैं लकीली मिस्टर विट्ठल मोरे, जो 5 या 6 बार शायद कॉरपोरेटर रह चुके हैं। इनका ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं। इज़ अ वेल नोन पर्सनालिटी बिलोंगिंग टू शिवसेना एंड नॉट ओनली वो अपनी एरिया में बट पूरे वाशी में इतने फेमस हैं। काफ़ी दिनों से टाइम मांगने की कोशिश हो रही थी, लेकिन आज इन्होंने टाइम निकाला है। वी आर थैंकफुल टू हिम। बड़े लोग हैं, बट नेचुरल कॉरपोरेटर है, अपने एरिया का काम करना पड़ता है। पॉलिटिक्स इज़ नॉट ओनली पॉलिटिक्स बट इट हैज़ बिकम 99% सोशल वर्क नाउअडेज। तो जब आप सोशल काम नहीं करोगे, किसी को भी नाराज़ नहीं करना है, हर इंसान का काम करना पड़ता है। इसके लिए विट्ठल मोरे साहब ने इतना नाम कमाया है और हर बार वो जीत के आते ही हैं अपनी एरिया से। तो विट्ठल मोरे सर, सबसे पहले तो हार्टिली थैंक्स कि आपने हमें टाइम दिया। आई एम टोनी, न्यूज़ टीवी चैनल हेड। एक बार बहुत साल पहले भी आपका इंटरव्यू लेने का मौका मिला था, आज वापस आपने टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। सर, ये जो नया कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया है न्यूज़ टीवी के अंडर में, ये है टेल अस योर स्टोरी। तो हम जितनी भी महान पर्सनालिटीज़ हैं, भले वो छोटे पद पे हो या बड़े पद पे हो, छोटा सोशल वर्कर हो, बड़ा पॉलिटिशियन हो, हर एक इंसान की एक स्टोरी पक्का होती है। स्ट्रगल्स, अचीवमेंट्स, बचपन से लेकर ऑपोजिशन, प्यार, दुलार, झगड़े, बहुत कुछ होता है, फैमिली बैकग्राउंड। इसके बारे में जितना आप बता सकते हैं, जो पब्लिक शायद सुन के खुश भी होगी, अचरज भी होगा, सरप्राइजिंग भी होगा, शॉकिंग भी होगा। हम चाहते हैं आप दिल से, सच्चे दिल से, विद फुल ट्रांसपेरेंसी अपनी लाइफ स्टोरी पब्लिक को बताएं हमारे न्यूज़ टीवी चैनल के थ्रू। सो once again, welcome to our show. The show is Tell Us Your Story. नमस्कार। सबसे पहले मैं न्यूज़ टीवी का आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर। टेल अस योर स्टोरी, ये जो आपका टाइटल है, उसमें आपने मुझे शामिल किया, उसके काबिल आप समझे मुझे। सर, आप काबिल हैं। इसके लिए मैं आप काबिल हैं, इसके लिए आपके पास बैठे हम आज। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। मैं आज नवी मुंबई में शिवसेना का जिला प्रमुख के तौर पर मैं काम कर रहा हूँ। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे जी, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। मैं उनके बहुत ही गरीब था। अच्छा। और मुझे उन्होंने कई बातें समझाई, सिखाई। तो जब आपने पॉलिटिक्स ज्वाइन की तो एज क्या थी आपकी? मेरी एज अंदाजा 27 ईयर्स। 27 ईयर्स के थे आप। तो जॉब वगैरह या बिजनेस कुछ था आपका? हाँ। तो उसके बाद में उद्धव साहब भी मुझे पहले से ही जानते थे कि मैं मातोश्री से बहुत जुड़ा हुआ था। और उद्धव साहब का भी मुझ पर बहुत ही विश्वास आज भी है। हमारे नवी मुंबई के सारे शिव सैनिक, हमारे थाना के धर्मवीर आनंद दिघे साहब, उनका भी मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद मुझ पर रहा। उसके बाद में हमारे शिंदे साहब, उन्होंने भी मुझे बड़ा सपोर्ट किया। आज तक वो सपोर्ट मेरे साथ में है और मैं उनके विचार के मुताबिक, जो शिवसेना की डिसिप्लिन है, उसके मुताबिक मैं काम करता हूँ। वैसे ही हमारे माननीय खासदार श्री राजेंद्र विचारे साहब, इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। वो भी हमारे बात को कभी टालते नहीं। शिंदे साहब तो आज मिनिस्टर है, गार्डियन मिनिस्टर है और हमारे शिवसेना के नेता हैं। इन सभी कैपेसिटी में मुझे काम करने का एक सौभाग्य मिला उनके साथ। तो मैं खुद को बड़ा एक भाग्यवान समझता हूँ। आज मुझे नवी मुंबई में ये मौका मिलने के बाद मेरे सभी शिव सैनिक,
हमारे उप जिला प्रमुख, हमारे उप शहर प्रमुख, हमारे विभाग प्रमुख, हमारे उप विभाग प्रमुख, शाखा प्रमुख, आखिरी का हमारा शिवसैनिक तक, महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग मुझे जिस तरह एक अपना आदमी, एक नजदीक आदमी, एक मेरे ख्याल से फादरली फिगर, इससे मुझे काम करने का बहुत ही उत्साह मुझे मिलता है। और उनके साथ में वो मैं कई बार सभी मीटिंग में, सभी मेरे स्पीच में मैं यही बोलता हूँ, मैं आपके ऊपर का कोई नियंत्रण रखने वाला नहीं हूँ। बाला साहब ने जो हमें शिक्षा दी है वो ऐसी है कि हम लोग एक दूसरे के लिए काम करना है, एक दूसरे के साथ काम करना है, और जो जरूरतमंद लोग हैं उनके लिए काम करो। तो मैं आज का बेस आपको बता रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे सभी नवी मुंबई के शिव सैनिक मुझ पर बहुत विश्वास दिखाते हैं, और विश्वास है उनका, और प्यार भी। रही बात मेरी खुद की स्टोरी, अब मैं शुरू करता हूँ। मेरा जन्म रत्नागिरी जिले में। सर एक सेकंड, मैं शायद ऑफिशियली सर का इंट्रोडक्शन देना भूल गया, सॉरी सर, एक मिनट। मिस्टर विट्ठल मोरे करंटली इज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नवी मुंबई साउथ एरिया के। ओके, सॉरी सर आपको डिस्टर्ब किया। अभी आपके बचपन का बताइए। मैं बेसिकली रत्नागिरी से, खेड़ तालुका, मेरा गांव का नाम शिवतर। ओके, वहाँ पर मैं किसान के घर में जन्म लिया हूँ। अच्छा, मेरा एजुकेशन वहाँ पर कुछ आधा रह गया, 10th तक मैं पढ़ा। उसके बाद में मुंबई में आके मैं 11th किया। अच्छा, और एक इंजीनियरिंग डिप्लोमा किया। अच्छा, और डिप्लोमा के बाद बैकग्राउंड आपका इंजीनियरिंग है? हाँ, और उसके बाद मुझे बीआरसी में नौकरी मिली। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है आपका और आप बीआरसी में आप जॉब करते थे? बीआरसी में नौकरी मिलने के बाद उस डिप्लोमा की वजह से मैं बीआरसी में 20 साल काम कर सका। अच्छा, 20 साल आपने काम किया है? 20 साल नौकरी की। मेरा वही स्टोरी आप बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ। नहीं, ये तो मतलब ये फैक्ट्स आप बता रहे हैं तो वो काम करने के वक्त जब भी शिवसेना अपोजिशन साइड में थी महाराष्ट्र राज्य में, मिस्टर मनोज जोशी वॉज अपोजिशन लीडर ऑफ विधानसभा, और मिस्टर सुधीर जोशी वॉज अपोजिशन लीडर ऑफ विधान परिषद। सो उस वक्त बाला साहब ने मुझे सही समझा, और सुधीर जोशी साहब मुझे बुलाए। उसके साथ में मिस्टर गजानन कीर्तिकर साहब जो अभी मेंबर पार्लियामेंट है, और मुझे उद्धव साहब की उपस्थिति में 27 जुलाई 1994 में मुझे बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का शिवसेना का संपर्क प्रमुख, कोऑर्डिनेटर ऑफ शिवसेना बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, अच्छा, वहाँ पर मुझे जिम्मेदारी दी। That was your first meeting with बाला साहब ठाकरे? उसके पहले कई बार बाला साहब ठाकरे को उनका देखिए, वो जो शिवसैनिक कोई भी उनके पास जाता था वो पूछते नहीं थे कौन से गांव का है, कौन से जात का है, कौन से क्या नहीं, जिसको जो जरूरत है वो बाला साहब समझ के पूरा करते थे। ओके, That was his greatness. बाला साहब की यही खासियत थी, और आज भी वही चल रहा है। उद्धव साहब है, आदित्य साहब है, ये शिवसेना के हमारे नेतागण है, तो उसी इसमें चल रहे, सिस्टम में चल रहा है। तो मैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का संपर्क प्रमुख रहा। इसमें बड़ा एक जो काम हमने किया जो बाला साहब को पसंद आया, तो बाला साहब को पसंद आया और पूरी दुनिया को पसंद आया, वो काम मैं आपको बताना चाहता हूँ। नौकरी में था मैं बीआरसी में। अच्छा, आपकी जॉब चल रही थी, और मुझे वहाँ पर बाला साहब ने भेज दिया बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट। मैं जाने के पहले वहाँ पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी जीजाबाई माता, उनका जो जन्म गांव है वो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में दखेड़ राजा करके गांव है। अच्छा, वहाँ पर उनके पिताजी जीजा माता के पिताजी लखोजीराव जाधव, अच्छा, शिवाजी महाराज जी के नाना जी, हाँ, उनका वहाँ पर राजवाड़ा था। अच्छा,
सिंदखेड़ राजा में, उस राजवाड़ा में मतलब जीजा माता का जन्म उधर हो गया या बाल उनका बचपन वहां गया, तो वहां पर उनके वो राजवाड़ा का तो अभी वो टूटा फूटा हो गया था, तो वहां पर एक शिलालेख जो उनका बचपन का जो सौंदर्य है जीजा माता का, उसका एक सौंदर्य लेख लिखा गया। अच्छा, वो कैसी सुंदर थी उनकी जवानी में, तारुण्य में। वो जब बैरिस्टर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनके कार्यकाल में वो बिठाया गया। और शायद अब्दुल्ला साहब वहां पर विजिट करने के लिए गए थे। वो जो शिलालेख में जो बातें लिखी गई, वो नागपुर के पुरातत्व विभाग से पखर, जिसको जो ये उस टाइम में पखर बोलते थे, उसको पखरी बोला जाता है, वो पखर से कुछ चैप्टर निकाल के उसमें लिखा गया। उसमें जो राजमाता जीजाबाई का जो वर्णन हुआ था, वो वर्णन मतलब हमारे माँ का उस तरह का वर्णन हम नहीं सुन सकते, नहीं पढ़ सकते, इस तरह का वर्णन था। इसके लिए वो वर्णन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं पड़ा। उनका तो ये तो अपना गांव था ना, खुजीराव यादव का राजवाड़ा जीजाबाई का गांव है ना, वहाँ के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो वहाँ पूरे इलाके से, डिस्ट्रिक्ट से कई बार आंदोलन हो गए, ये भाई ये निकाल दो, इसको मिटा दो। सर सॉरी, मतलब उनकी जो नेचुरल फेस में जो नूर था या ब्यूटी थी, उसके अगेंस्ट में लोगों ने कुछ ये किया था। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, समझिए, उनका जो डिस्क्रिप्शन था, हाँ, वो देखिए, मैं मेरी माँ है, तो माँ का वर्णन मैं वात्सल्य पूर्ण करता हूँ। वात्सल्य का मतलब समझे आप? अभी समझो कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो उस तरफ हम कैसे देखेंगे? वात्सल्य से देखेंगे, वासना से नहीं देखेंगे। पवित्र भावना, वात्सल्य मतलब पवित्र भावना। तो वो पवित्र भावना से नहीं लिखा गया था। अच्छा, it was taken in another way. It was taken actually, unfortunately, in another way. उनके बाल वितंब तक लटक रहे थे। I got it, sir. Yeah. तो वो कोई किसी ने लिखा था, बखर से निकाला और लिया, वो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके लिए बहुत बड़े आंदोलन खड़े किए, लेकिन वो टूट नहीं सका। कई पत्रकारों ने भी, विचारों ने बहुत वृत्तपत्र में लिखा गया। अच्छा। लेकिन वो सक्सेस नहीं रही। मैं वहां पर गया, मुझे बाला साहब ने भेजने के बाद, बाला साहब ने उसके लिए मुझे नहीं भेजा था, मैं डिस्ट्रिक्ट का कोऑर्डिनेटर करके मैं गया था शिवसेना का। वहाँ कर का जो वहाँ पर जो हम अच्छी तरह से लोगों से मिले, लोगों से बातचीत करें, शिवसेना की अच्छी तरह से तैयारी करें, कार्यकर्ताओं को समझाए, उसका उनका प्रशिक्षण करें। तो जब मैं वहाँ विजिट किया, पहले विजिट में देखो तो ये सब पढ़कर लोग जो बात बोल रहे हैं तो सही है। फिर मैं उसको फेरी मारा, देखा, फिर बाजू का एक हॉल में मेरा मीटिंग हो गई गांव में। तो मीटिंग में सब मेरे तो इतना जान पहचान के लोग नहीं थे, एक दो तीन लोग मेरे थे, नहीं थे उस वक्त, जो अभी MP है, मिस्टर प्रताप राव यादव वगैरह ऐसे लोग थे। तो उन लोग बोलने लगे, भाई हम लोग जीजाबाई के वंशज है, लखुजीराव यादव के वंशज है, हमें उनका अभिमान है। तो हम बोले ठीक है, आपका अभिमान जो है वो ठीक है, मैं उसको कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जब मेरा भाषण हो गया आखिर में, तब मैं बोला भाई आपका अभिमान मुझे मंजूर नहीं है। क्यों आप जब बोलते हो हम लखोजीराव यादव के वंशज है, जीजाबाई के हम लोग वारसदार हैं, तो इस तरह की बातें आप रोज लोग देखते हैं, रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको बर्दाश्त करते हैं, तो आपको ये हक नहीं है बोलने का कि हम उनके वारसदार हैं। मैं चंद्रराव मौर्य का वंशज हूँ, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल पसंद है, इसको हम मिटा के जाएंगे। मैं इसको मिटा के जाऊंगा क्या?
तो बाद में फिर मैं मेरा भाषण खत्म किया और मैं गाड़ी में बैठा, तो उनको एक स्पिरिट आ गया कि नहीं, ये आदमी ने हमें चैलेंज दिया कि उस एरिया में वो बहुत बड़ा स्पिरिट है जाति का, अपने समाज का। मैं भी मराठा हूँ, वो भी मराठे हैं, लेकिन मैंने उनको बोला कि आप शिवाजी महाराज के या जीजाबाई के वंशज है या लखुजीराव जादव के वंशज है, तो ये बातें आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप कर रहे 12 साल। फिर मैं जाने के बाद उन्होंने कोशिश किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो सकी। सेम टाइम में मुझे पुलिस ने, जहाँ पर मैं रात को रुकने के लिए रेस्ट हाउस में था, उधर तुरंत पुलिस आई कि आपको ये रेस्ट हाउस सुबह 7 बजे तक छोड़ना नहीं है। अच्छा। सुबह 7 बजे पुलिस आए, आपको डिस्ट्रिक्ट छोड़ने का ऑर्डर है। फिर मुझे जालना में रखे मुंबई में छोड़ दिया। This was for your safety? Not for safety. Yeah, as a house arrest. Yes. As a house arrest. For that शिलालेख। Because आपने वो भाषण, अच्छा उन्होंने they have taken as a भड़काऊ भाषण और what? वही ना, मैंने उनको चैलेंज किया कि आप जीजाबाई माता के वंशज है करके बोले, मुझे पसंद नहीं, मुझे वो बात मंजूर नहीं है, लेकिन मैं चंद्रराव मौर्य का वंशज हूँ और ये जो शिलालेख है मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं, मैं तोड़ के जाऊँगा, उसको मिटा के जाऊँगा। तो भड़क गए वो सब। तो ये बात पुलिस को मालूम पड़ने के बाद पुलिस ने हमको वहाँ से जालना छोड़ दिया और जालना से मैं मुंबई आया। लेकिन दूसरे तीसरे दिन वहाँ पर बहुत बड़ा बारिश हो गया। उस बारिश में वो लोगों के दिल तक लगी थी ना, बात पहुँच रही थी, तो उन्होंने रात को जाके वो तोड़ दिया। अच्छा। और उनको उस टाइम में उन लोग को अरेस्ट किया पुलिस ने। ओके। फिर तुरंत मुझे फोन आया, मुझे सुबह देसाई साहब ने बुलाया, बाला साहब को बताया ऐसा ऐसा उपयोग करके। फिर मैं वहाँ पर गया बुल्दाना। जाने का स्टोरी में पूरा नहीं बता क्यों, बहुत बड़ा स्टोरी है। तो वहाँ जाने के बाद मुझे वहाँ की एसपी मिस्टर सावरकर उन्होंने बुलाया कि आपको मिलना है। मुझे वो गए बुल्दाना भी, तो वो बोले आपने जो काम किया वो बड़ा अभिनंदनीय काम है, ये पुलिस की वर्दी पहनने के लिए हमें शर्म आती है। अच्छा। तो इस तरह का वो शिलालेख था। वो हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर, हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन किसी ने तोड़ा नहीं था, आपने आके ये डिस्ट्रॉय किया, ये अभिनंदनीय है, हमें गर्व है आपका। लेकिन उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया। That was your first achievement in politics. Yes. आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी तो बूस्ट हुआ होगा ना? तो आगे बोलता हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला ये आपका हो गया, फेलिसिटेट किया, मुझे शाल पुष्पों को छोड़ दिया। लेकिन दूसरे मिनट में उन्होंने बोला आपके ऊपर एक्शन हो जाएगा। मैं बोला वो आपकी जिम्मेदारी है, एक्शन लेना आपका काम है। सर एक्शन होगा बिकॉज ऑफ भड़काऊ भाषण, वो जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दिया उन्होंने कि ये आपकी वजह से टूट गया। अच्छा, पूरा का पूरा ब्लेम आपके ऊपर छोड़ दिया। पहले तारीफ की, लेकिन फिर बाद में अपनी वो पर वो ड्यूटी उनको निभानी पड़ी। वो भी एक इंसान है, मराठा है, उनको भी अभिमान है जीजा माता का। तो फिर मैं वहां से आया, तुरंत बाला साहब ने मुझे शिवाजी पार्क का हमारा दूसरा का मेला होता है, उसमें मुझे फेलिसिटेट किया। अच्छा। और वो रिपोर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से बीआरसी को गया और मुझे मेमो दिया। मेमो का डेट बोलता हूँ मैं 13 दिसंबर 1994। 13 दिसंबर 1994 इवनिंग 4 o'clock मुझे मेमो दिया कि बीइंग अ गवर्नमेंट सर्वेंट आपने जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय किया है, उसकी आपके ऊपर डिसिप्लिन एक्शन क्यों नहीं लिया जाए, इसका 1 हफ्ते के अंदर हमें एक्सप्लेनेशन। शोकॉज नोटिस दिया गया था। अच्छा सर, सॉरी एक इंटरप्ट करता हूँ। यू बीइंग अ गवर्नमेंट वर्कर, आप एक्टिव पॉलिटिक्स में उस टाइम पे अलाउड था? अभी तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं था, लेकिन बाला साहब के सामने क्या है। अच्छा, तो बीइंग ऑफिस वर्कर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, लेकिन काम दिया तभी कोई रुकावट नहीं आती, वो काम करना ही है। जैसे बाला साहब ने अयोध्या का जो डिस्ट्रॉय किया मस्जिद का, तभी बाला साहब बोलना अगर तोड़ा है तो मुझे उनका गर्व है, अगर वो हमारे शिवसैनिक है तो मुझे उनका गर्व है। तो काफी इंटरव्यू में बोल चुके थे। बोल रहा हूँ ना, तो वही बाला साहब ने जब काम दिया
तो उसके आगे कोई रुकावट नहीं है। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट सर्वेंट था, मुझे मालूम है, आई वॉज द लीडर, तो मुझे बट नहीं मालूम है डिसिप्लिन एक्शन होगा। When you left the job? मैं वही बोल रहा हूँ, आगे सुनिए। तो मुझे किया और मुझे उन्होंने मेमो दिया। मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, देखो 13 को इवनिंग को मुझे मेमो मिला, 14 को मॉर्निंग 8:30 को मैंने रिजाइन किया। अच्छा, सिर्फ रात बीच में गए। तभी मेरा बड़ा बच्चा 9th में था। लेकिन सर जब आपने रिजाइन कर दिया तो आपके घर वालों को ऑपोजिशन नहीं था? मैंने बोल दिया ना उनको। मैं रात को सोने के वक्त बोला, मेरा बेटा को बोला, मैं मिसेस को बोला सोने के टाइम, मैं सुबह रिजाइन कर रहा हूँ। तो बेटा मुझे बोला, फिर आप लोग को दवाई कैसे मिलेगी? क्योंकि बीआरसी के थ्रू हमारे डिस्पेंसरी हमें फ्री है ना। तो बेटा ने वही पूछा, हम लोग को दवाई कैसे मिलेगी? तो बेटा भी तो छोटा स्कूल जाता होगा और घर में आप अकेले अर्निंग मेंबर, ब्रेड एंड बटर अर्नर आप ही थे, मतलब स्टडी इनकम बंद आपकी। सुबह जाके मराठी में लिखकर एक सेंटेंस में मैं रिजाइन किया और तभी वो भी एक बड़ा मतलब बीआरसी का मुझ पर मेहरबानी है। मेरा काउंट जो मेरा टेम्पररी सर्विस उसमें काउंट किया और मुझे 20 साल 14 डेज का सर्विस पकड़ा और मुझे बीआरएस दिया। अच्छा, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है। तो मैं कोई स्वार्थ के लिए काम नहीं किया था, एक इमेज के लिए काम किया था, एक स्टेटस के लिए काम किया, एक इज्जत के लिए काम किया था। ये हमारे बीआरसी के ऑफिसर्स को भी मंजूर था। लेकिन वो हमारे इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ड्यूटी बाउंड है। करेक्ट। तो इसके लिए बाद में अगली बात ऐसी है कि उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से अभी ये कभी हो गया 23 दिसंबर 1994 को मुझे बीआरएस मिला और 31 दिसंबर को बाला साहब ने मुझे उसी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए का टिकट दिया। बदले हाँ, रत्नागिरी का है और आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए, बाला साहब की नज़र में आ गए आप। एमएलए का टिकट दिया और बाला साहब खुद वहाँ पर मेरा इलेक्शन का नारियल तोड़ने के लिए आ गए। अच्छा, प्रचार का। तो ये आपको इनाम मिला? हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। तो वो बाला साहब है, वो जब करते हैं वो कोई उनको रोक नहीं सकता। और वो जैसे ही आज हम लोग सब लोग जो काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं? हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम ये जाते भाई आपसे कुछ हम ले नहीं, हम आपका काम करेंगे, हम आपको मदद करेंगे, हम आपके साथ जो भी आपकी तकलीफ है वो जिम्मेदारी हम लेंगे। ये बाला साहब ने हमें शिक्षा दी है, उस आधार पर हम काम करते हैं। शिवसेना का बेस ये है, जो जरूरतमंद है उसको आधार देना चाहिए, उसको मदद करना चाहिए, उसके साथ हम चलना चाहिए। ये शिवसेना की एक सिस्टम है, शिक्षा बाला साहब की, वो हम करते हैं। इसके लिए शिवसेना आज पूरी दुनिया में जो नाम दिया जाता है शिवसेना का, कारण यही आज ये पेंडेमिक सिचुएशन में उद्धव साहब जो आज पूरी दुनिया में उनका सक्सेस का एप्रिशिएशन किया जाता है, उसका कारण वही है। जो जरूरतमंद है, जो दुखी है, उसको सपोर्ट करना शिवसेना आज अपनी जिम्मेदारी समझती है। तो इसके लिए मैं उस इलेक्शन में मैं जीत नहीं पाया क्योंकि मैं बाहर का था, नॉन लोकल था। लेकिन बाला साहब ने दिखाया। उसके बाद बड़ा काम ये हो गया है कि वो जो टूटा फूटा राजवाड़ा था, उसने गवर्नमेंट में वो टाइम में 5 करोड़ रुपया सैंक्शन किया। मिस्टर मनोहर जोशी वो चीफ मिनिस्टर एट दैट टाइम। और वहाँ पर माता का बड़ा स्टैचू जो फुल पे स्टैचू उठाया है और बड़ा वहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। ये मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहिए, ये क्रेडिट बाला साहब का है, ये क्रेडिट शिवसेना का है। और मुझे जिन्होंने मतलब सुधीर जोशी साहब, हमारे बाकी सब नेतागण हैं, उन्होंने गजानन कीर्तिकर साहब, उन्होंने जो सपोर्ट किया उसका वो परिणाम है। तो शिवसेना इस तरह काम करती है, इस तरह का काम आज भी चल रहा है। मैं बाकी सब ये तो बाद में नौकरी छोड़ा, फिर बाद में माननीय महापालिका में आया, वो इलेक्शन में जीत नहीं पाया। तो वो इलेक्शन हो गया जनवरी में और ये इलेक्शन हो गया इधर अप्रैल में। मुझे टिकट दिया गया, मैं चुन के आया और ऐसे एरिया से मुझे टिकट मिला जो क्रीम सोसाइटी है।
नवी मुंबई की, वहाँ से मैं चुन के आया। मैं एक साधारण आदमी एज ए कॉर्पोरेटर। तो 20 साल में कॉर्पोरेटर रहा। उसके बीच में मैं वार्ड कमेटी चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन और लीडर ऑफ द हाउस, ये तीनों पोस्ट पर मैंने काम किए। और मुझे बड़ा एक स्वाभिमान है, अभिमान है बाला साहब का एक शिवसैनिक के नाते। मोरबे धरण, मोरबे डैम का प्रपोजल, ये विट्ठल मोरे का प्रपोजल है। अच्छा, वो प्रपोजल आपने डाला था? और किसी का मैंने नाना बात सुनी। हाँ, वो बड़ा स्टोरी है ये। जो लोग अपना नाम बोलते हैं ना, उनको ये सुनकर तसल्ली हुई है, वो विट्ठल मोरे बराबर बोल रहे हैं। जब वो डैम की शुरुआत हो गई थी, शरद पवार साहब 84 में चीफ मिनिस्टर थे तभी, लेकिन बाद में वो काम बंद पड़ा। वो काम कौन कर रहे थे? MJP, मराठी जीवन प्राधिकरण। वो पैसे की वजह से वो काम बंद पड़ा। उसके बाद में जब 1995 में यहाँ पर इलेक्टेड बॉडी आई नवी मुंबई कॉर्पोरेशन में, सभी लोग मतलब पानी के लिए यहाँ पर कमी थी नवी मुंबई के लिए, तो सभी लोग की मांग थी। तो 2000 में मैं उस टाइम में बाला साहब ने, मैं इलेक्शन में दूसरी बार इलेक्शन में हार गया, लेकिन बाला साहब ने मुझे कॉप मेंबर करके वहाँ पर भेज दिया। और सभागृह में वो प्रपोजल आया था। बाला साहब ने आप में एक पोटेंशियल देख लिया था। वो जो वो कहा जाता है कि बाला साहब की नज़र बहुत पारखी नज़र थी। मैं मांगा नहीं था, मैं इलेक्शन में हार गया, मैं चुप बैठा था। तो उस टाइम में टिकट भी, जब मेरा वार्ड रिजर्व हो गया तो मैं वहाँ से कॉन्टेस्ट नहीं कर सका। तो बाला साहब ने मुझे, जहाँ पर सारे मराठी लोग हैं वहाँ पर टिकट दिया, लेकिन वहाँ पर मैं जीत नहीं पाया। उसके कारण अलग है, लेकिन मैं जीत नहीं पाया। तो मैं शांति से बैठा। तो बाला साहब ने मुझे बोले, आप एज ए कॉप मेंबर आप कॉर्पोरेशन में जाना है। और उस वक्त जून महीने के 4 तारीख को 2004 जून ऑफ 2000 उसमें वो प्रपोजल आया कि उस टाइम जो डैम खरीदना था उसमें 3 प्रपोजल थे। एक अभी MIDC के लिए जो लाइन आता है वहाँ से उसका पानी, दूसरा ये मोरबे धरण, और तीसरा हेटौनी। अभी जो MIDC का पानी आता है ये हमारे बारहवीं डैम से, वो पानी हमें महंगा पड़ता था। और वो पानी जब उनके पास पानी बचेगा नहीं तो हमें पूरा मिलेगा नहीं, वो एक उसमें प्रॉब्लम था। दूसरा प्रपोजल था वहाँ का अपने हेटौने धरण का। हेटौने है अलीबाग में। अलीबाग मतलब अपने नवी मुंबई से 70 किलोमीटर। और वो धरण, वो जो डैम है ना, वो इरिगेशन का डैम बनाया था, लेकिन 2000 से 2015 तक सिर्फ 15 साल वो नवी मुंबई को पानी सप्लाई कर रहे थे, कर सकते थे। बाकी 2015 के बाद वो इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई करने का था, ऐसा एग्रीमेंट था। बहरहाल मोरबे डैम ये अधूरा पड़ा था और वो सिर्फ नवी मुंबई के लिए पानी सप्लाई कर सकते थे। और वो कहाँ पर है? करजत में, जो हमारा माथेरान है ना, उसके नीचे है। वहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल कारखाना नहीं, कुछ नहीं। सभी फायदा ऐसा है। अभी हेटौने का पानी है ना, वो पूरे इसमें आएगा, अपने खेती से आएगा। तो उसकी पाइपलाइन पूरे खेती से बीच में आएगी। तो और इसका मोरबे का जो हेटौने का है, मोरबे का है, वो मुंबई पुणे रोड को पैरेलल है। मोरबे डैम से पानी भोकर पड़ा तक वो ग्रेविटी से आएगा। उसका 600 mld का है, 650 mld का कौन हेटौने, और ये 450 mld का। ये कम है, लेकिन ये सिर्फ नवी मुंबई के लिए है। और उसमें मुंबई पुणे रोड को पैरेलल इसकी पाइपलाइन है। इसका पाइपलाइन पूरा खेती में से आ रहा है और 70 किलोमीटर है और ये 35 किलोमीटर है। ये दोनों के कंपेयर करेंगे तो मोरबे हमारे लिए फायदेमंद था। लेकिन जो लोग उधर सत्ता में थे, उन्होंने उस मोरबे के नहीं, वो हेटौने के लिए लैंड फिलिंग का काम किया था। पूरा लैंड एक्सिबिशन का काम, वो पूरा भराव का काम उन्होंने किया था। और उनके पैसे
सिडको के तरफ से मिलना मुश्किल था। अगर वो डैम हेटोने डैम नवी मुंबई कॉरपोरेशन खरीदेगी तो पैसे सिडको को मिलेंगे और सिडको पैसे फिर कॉन्ट्रैक्टर को देगी। ये उनके बीच में वो एग्रीमेंट था या उनका एक उस टाइम का वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग था। मोरबे का जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का था एमजेपी का, वो खरीदे डायरेक्ट खरीदे के कॉरपोरेशन, तो उनका इंटरेस्ट ये था हेटोने, लेकिन वो नवी मुंबई के लिए फायदेमंद नहीं था। मैं सभागृह में था, मुझे कई लोगों ने ऑफर किया सर, लेकिन ये इतना आप डीपली इन्वॉल्व हो गए थे इतनी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में। इसके पहले आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, 9 to 5 जॉब, 6, साढ़े 6, 7 बजे एक इंसान गवर्नमेंट एम्प्लॉय घर पे पहुंच जाता है, फैमिली के साथ टाइम बिताता है। अभी ये बीइंग इन पॉलिटिक्स, बीइंग इन सोशल एक्टिविटीज़, आपका 24 आवर्स जॉब है, जब देखो तो आपका फ़ोन बजता रहेगा। फैमिली का रिएक्शन क्या है? फैमिली वाले क्या बोलते हैं कि भाई आप तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो अच्छा था, टाइम हमको दे पाते थे, अब तो आप 24 आवर्स जनता के लिए हो गए। नहीं, फैमिली तो हमें सब, हर किसी का देखिए, कोई भी अभी कितने लीडर्स हैं, सबको फैमिली। आप लेकिन फैमिली टाइम तो दे ही नहीं पाते होंगे ना फिर? नहीं, यही जो टाइम है उसमें भी देखिए, जिसके पास टाइम मैनेजमेंट है ना वो सब कुछ करता है। मतलब आप टाइम मैनेज कर रहे हैं, फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं। मॉर्निंग वॉक जाता सर, कौन कौन है आपके फैमिली में? मेरी मिसेस है, मेरे वो हाउस वाइफ है? हाँ, हाउस वाइफ, होम मिनिस्टर है वो आपके? हाँ, 2 बेटे हैं, उनके मिसेस है, दोनों 2 मेरे पोते हैं। तो मेरी फैमिली, इट्स अ जॉइंट फैमिली। और आपके बच्चे बिजनेस में है कि जॉब करते हैं? मेरे बच्चे, एक बच्चा तो इंजीनियरिंग किया, BA सिविल, दूसरा बच्चा मेरा होटल मैनेजमेंट में लंदन में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है। तो मेरे बच्चे पढ़े। तो सर, आपने उनको पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के लिए नहीं बोला? अब तक तो नहीं, अब देखेंगे आगे क्या होता है। मतलब उनकी खुद की इच्छा है कि पापा पूरा दिन इसी में बिजी है? बड़ा बेटा है, उसकी इच्छा है, बट वो सीखने के लिए कभी आपके साथ सोशल एक्टिविटीज में आता नहीं है? वो देखो, जो मछली का बच्चा को सिखाना नहीं पड़ता है ना, या खुद को खुद आ जाएगा जब उसका मन करेगा। यू आर नॉट फोर्सिंग हिम। व्हाट इज योर ओपिनियन, वेदर दे शुड ज्वाइन यू एज इन पॉलिटिक्स और दे? वो उनके सुविधा पर डिपेंड करता है। आपने उनको फ्रीडम दे दिया, जो मन की मर्जी, उनको जो लगता है वो करे वो। अच्छा, जो उनको अच्छा लगता है। सर, मैं एक बहुत पर्सनल सवाल पूछ रहा हूँ। जब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, वो लाइफ आपकी अच्छी, पूरा करें। हाँ, अच्छी डैम का देखिए, ये लोगों से जुड़ा हुआ विषय है, लोगों को मालूम नहीं, आप जो बात करना है। तो ये हेटोने डैम अगर हम लेते थे 2015 में, हेटोने का एग्रीमेंट खत्म हो गया और वो डैम इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट के पास एग्रीमेंट था। उसके बाद में देखो, ND पाटिल साहब अलीबाग से लेके मंत्रालय तक वो तो व्हील चेयर पर बैठे थे, वो चलना मुश्किल था, वो 80 अबाव थे। उन्होंने आंदोलन किया और मंत्रालय तक जाके उन्होंने वो सक्सेस किया कि ये डैम, हेटोने डैम, ये इरिगेशन के लिए है। अगर हम वो डैम खरीदते वो टाइम में, आज क्या होता? आज हमें दूसरा डैम ढूंढना पड़ता था। लेकिन विट्ठल मोरे बाला साहब का एक शिवसैनिक ने वो डैम को विरोध किया और उसके लिए मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ा। नहीं तो पॉलिटिक्स में मैं बहुत आगे जाता था। लेकिन जो लोग मोरबे डैम को विरोध किया और हेटोने डैम को सपोर्ट कर रहे थे, वो लोग भी आगे नहीं गए। अच्छा, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये काम बाला साहब ने अगर मुझे नहीं भेजते थे ना, वो मैं तो इलेक्शन में हार गया था, एज ए कॉप मेंबर मुझे नहीं भेजते तो हेटोने ही लिया जाता था। लेकिन ये बाला साहब का जो दूरदृष्टि है, बाला साहब का जो गरीबों के, आम जनता के प्रति एक सोच थी, वो सोच का परिणाम मोरबे डैम, ये मुझे बता दें। बट सर, ये बाला साहब ने आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी थी और आपने उसको 100% निभाई, तो बट नेचुरल आप तो पहले से ही उनके नज़र में थे और उसके बाद शायद आप उनके लाडले भी बन गए होंगे। बाला साहब हर शिवसैनिक बाला साहब का लाडला है, मैं ऐसा नहीं, बाला साहब के पास वो कोई डिफरेंसेस नहीं। देखिए, मैं उनके वो टाइम देखा हूँ, हम जब बैठते थे तभी हमारे उद्धव साहब, हमारे राज ठाकरे साहब,
साथ में बैठते थे, कोई उनके नजरिए में कोई भी डिफरेंस नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं थी। अच्छा सर, अपार्ट स्पेशलिटी, जैसे कि हम तो बहुत छोटे लोग हैं, हमको तो कभी मौका मिला नहीं। सर को एक बार बाला साहब सर को स्पीच सुनते हुए बहुत दूर से देखा था, काफ़ी मन था उनसे मिलने का, लेकिन बीइंग अ स्मॉल पर्सन, अ कॉमन मैन, फॉर अस इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू गो एंड मीट हिम वन टू वन, फेस टू फेस, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन सर मैंने जितना गूगल सर्च किया या जितना उनके बुक्स वगैरह पढ़े बाला साहब के ऊपर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट रेस्पेक्टेड लीडर, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट कार्टूनिस्ट आर्टिस्ट रह चुके हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मैंने सुना बहुत अच्छा था। सवाल नहीं, इसके लिए तो आज सारी दुनिया उनको जो सैल्यूट कर रही है ना, उसका कारण ही वही। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सच्ची में बहुत अच्छा था। आप तो 1:1 काफी सवाल ही नहीं ना, सच्ची में। मतलब देखिए, मैं बोल रहा हूँ आपको, आपने मुझे क्वेश्चन किया ब्रेड एंड बटर का, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या है। जब मैं उनके साथ बैठा था, हमारी गवर्नमेंट आई थी और जयप्रकाश मुंदड़ा साहब वो टाइम कोऑपरेशन मिनिस्टर थे, उनके साथ बैठे थे। तो मुझे उन्होंने पूछा, आपका कैसा चल रहा है अभी, आपको नौकरी छोड़ना पड़ा, आप जीत नहीं पाए। मैं बोला साहब चल रहे नहीं। तो जयप्रकाश मुंदड़ा जी को उन्होंने पूछा, मेरे सामने की बात है, मैं बड़े मतलब गर्व से बोल रहा हूँ, और मेरा एक सेंटिमेंटल मुझे जागृत कर रहा है। बाला साहब ने पूछा, ये मुंदड़ा साहब को पूछा, इनको जानते हैं? नहीं। बोले ये हमारे नेता है। अरे नेता भूखा मर रहे हैं, नौकरी छोड़ना पड़ा उनको, उनकी व्यवस्था करो। उसी दिन दोपहर को फैक्स से एपीएमसी के जब भी जंत्रे साहब थे मेंबर सेक्रेटरी, उनको फैक्स आया और मेरे मिसेस का नाम से वहाँ पर एक ज्यूस सेंटर अलॉट किया। अच्छा, बाला साहब वो करते थे, वो करते, अपने लोगों का ख्याल रखना, मतलब हम, ये बात तो सच है। 9 साल वहाँ पर संपर्क प्रमुख थे लुधियाना में। तो वहाँ से देहात से गांव ग्रामीण भाग से जब बच्चे लोग आते, कोई मारामारी हुई, कोई किसी ने तकलीफ दी, तो जिस स्थिति में आते उनकी जो जरूरत थी यहाँ पर आके पूरे, किसी को कोर्ट में जाना पड़ता था, किसी को पुलिस स्टेशन का तकलीफ होता था, एट्रॉसिटी में किसी को तकलीफ होती थी, किसी को पैसे की जरूरत होती थी, सबको सबकी तकलीफ समझकर उनको एक समाधानी करके उनको भेजते थे। ये बाला साहब थे। आपने जो फैक्ट बताया उसके ऊपर तो आपने वेरिफिकेशन का ठप्पा ही लगा दिया। बाला साहब का तो नेचर ही ऐसे था, जो काफ़ी रिसर्च हम उनके ऊपर करते हैं कभी। आई एम अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ बाला साहब ठाकरे। अब आप सामने बैठे हैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जेन्युइनली मेरे ख्याल से मेरे जैसे करोड़ों होंगे जो बाला साहब की आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं। और उनकी स्पीच में एक दम था। जब कभी भी मैं टीवी न्यूज़ देखता हूँ, मन करता है, यूट्यूब पे इनके बहुत सारे स्पीचेस हैं, रियलिटी पर निर्भर करता है। एक तो डेयरिंग बहुत थी उनकी। नहीं, वो तो है रियलिटी बोलो, डेयरिंग जिनके पास है वही रियलिटी बोल सकते हैं। आज तो देखो सारी रियलिटी है, दिखते हैं लेकिन बोलते नहीं लोग। अब झूठ बोलना जाता है। अभी देखिए, अभी जो चल रहा है वो ये अपोजिशन लीडर है देवेंद्र फडणवीस साहब, पूरा दिन झूठ बोलते रहते हैं। ऐसा नहीं ना, झूठ बोलने वाला आदमी कभी टिकेगा नहीं। बाला साहब आखिर तक ऊंचे रहे। आज भी उनको नमस्कार करने के लिए हमको ऊपर ही देखना पड़ता है। मैंने इनके यूट्यूब पे बहुत पुराने स्पीचेस देखे हैं। यूट्यूब पे तो आजकल बहुत कुछ चीज़ें अवेलेबल होती है, तो इनके जो आपकी अदालत में थे या बहुत बड़े बड़े चैनल्स पे इन्होंने जो इंटरव्यू दिए थे, वो बेबाकी से बोलते थे, जो दिल में था वो ज़बान पे था। ही नेवर प्लेड पॉलिटिकल वर्ड्स, मतलब सोचना नहीं पड़ता था, सब्जेक्ट उनके सामने आया, बस आंसर वाज रेडीली अवेलेबल। मतलब दिल का और दिमाग का कनेक्शन इतना सॉलिड था कि क्वेश्चन पूरा होने से पहले ही उनका जवाब स्टार्ट हो जाता था। इनके स्पीचेस मैंने, इनके इंटरव्यूज मैंने काफ़ी देखे हैं, बिकॉज बीइंग अ ग्रेट फॉलोअर ऑफ बाला साहब ठाकरे, तो मुझे अच्छा लगता था। सर, सीखने को कितना मिलता है, एक इतना बड़ा आदमी कैसे बात करता है, तो उससे हम छोटे लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अभी तो मेरा सौभाग्य समझता हूँ, बाला साहब के पास बहुत टाइम बिताने का हमें मौका मिला, मेरा सौभाग्य।
सर आपकी वो जो गवर्नमेंट लाइफ थी, बीइंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अभी आप इतने सालों से सोशल एक्टिविटीज पॉलिटिक्स में आ गए हैं, आपको कौन सी लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ये वाली? मेरे देखिए, मैं जहाँ भी था गवर्नमेंट लाइफ में, मैं 20 साल में 14 साल में लीडरशिप किया वहाँ पर। वहाँ पे भी आप लीडर ही थे? लोकाधिकार समिति महासंघ का वहाँ का मैं अनुशक्ति विभाग लोकाधिकार। लीडरशिप खून में थी पहले आपके? देखिए मेरे नेचर में थी? नेचर में थी, जैसे आज है उस टाइम में थी। मुझे क्या है, देखो कोई इनजस्टिस है ना, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, ये मेरी आदत है। अभी वही कारण होगा, इनजस्टिस में बर्दाश्त नहीं करता, नहीं करना चाहिए कोई भी। सर आपको गुस्सा आता है? बट नेचुरल गुस्सा तो आता है, मैं इंसान हूँ। लेकिन आपके बात करने से और आपके चेहरे से ऐसे लगता नहीं है कि आपको गुस्सा आता हो। नहीं, यही बात है ना, गुस्सा चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए, अंदर से आता है। लेकिन गुस्सा चेहरे पर निकालते किस तरह से? जो गुस्सा चेहरे पर दिखता है ना, वो क्या गुस्सा है? वो गुस्सा नहीं है। आप गुस्से को पाल लेते और उसको एनर्जी में डेवलप करके निकालते होंगे काम में। गुस्सा चेहरे पर नहीं आना चाहिए, पालना पड़ता है। अमरीश पुरी साहब ने घातक पिक्चर में कहा था कि गुस्से को पालो, तो आप गुस्से को पालते हैं, उसको एनर्जी में डेवलप कर लेते हैं और वो एनर्जी आपके काम में दिखती है। क्या अभी देखो, मैं अभी तो 70 इयर्स का हूँ, मुझे गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए। 70 इयर्स के हैं, बट टचवुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड आप काफ़ी एक्टिव हैं। भगवान आपकी सेहत को और भी अच्छा रखे, हमारी दुआएं आपके साथ है। आपसे तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन आपको काफ़ी सालों से आपके एरिया में हम कभी भी जाते हैं तो आप सामने बैठे हैं, इसके लिए आपकी झूठी तारीफ नहीं करूँगा, लेकिन विट्ठल मोरे साहब का नाम लिया मतलब काम हो गया, ऐसे आपके एरिया में लोग बोलते हैं। नहीं, देखिए हमारी जिम्मेदारी है, जब हम बोलते हैं भाई हमें कुछ लोगों के लिए करना है, या बाला साहब का शिवसैनिक के नाते हम जो लोगों में आज उठते बैठते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी ये बनती है जिनको हमारे काम की, हमारे मदद की जरूरत है, उनके साथ हम चलना है, उनका काम हमें करना है। और क्या होता है, हर काम 100% नहीं होता, लेकिन आपकी कोशिश राइट कि मैं आपके साथ चलूं और आपका काम करने के लिए मैं आपको पूरी मदद करूं। हम डबल रोल नहीं करना है, अंतर मन से हम आपके साथ रहना। मेन एटीट्यूड होना चाहिए, रिजल्ट हर बार पॉजिटिव हो ऐसा भी तो हो नहीं सकता, लेकिन आपका एटीट्यूड था, आपके दिल में भावना थी, एम्पैथी थी। एक होता है सिंपैथी, दूसरी होती है एम्पैथी। एम्पैथी मतलब आप लोगों के साथ खड़े हैं, आप चाहते हैं कि उनका काम हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। अच्छा सर, हाउ डू यू फाइंड आवर रेस्पेक्टेड मिस्टर उद्धव ठाकरे एज अ चीफ मिनिस्टर? सर ये तो पूरी दुनिया जानते हो, आप मुझसे पूछते हो, मेरे लिए वो तो मतलब है ही है, हमारे लीडर है, हमारे पक्ष प्रमुख है और हम उनके अनुयायी है। लेकिन आज दुनिया जानते है ना, उनका काम आज दुनिया ने अप्रिशिएट किया। ये पेंडेमिक सिचुएशन में उन्होंने जो काम, वो तो बहुत नाम कमाया। गलत तरीके से अपोज हो रहा है, अपोज को हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन गलत तरीके से जो अपोज हो रहा है उसको फेस करने के बावजूद आज उनका 1 नंबर का काम है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर जो सिस्टम में अपोज होता है उसको मान लेते हैं, लेकिन उसको कोई बेस नहीं है। गलत तरीके से अपोज होता है उसको भी फेस करके उनको कई लोग जो जिस तरह उनके बारे में बात करते हैं उसको बर्दाश्त करके, उनको समझता नहीं, ऐसा नहीं, उनके सभी बात उनके तक पहुंचती है, लेकिन उसको बर्दाश्त करके उनका एम क्या है, जो आज हमारे जनता के लिए जरूरी काम है। आज टाटा क्या बोले, ये साल हमें जीना रहना है, जिंदा रहना है। उद्धव साहब का भी सोच वही है, ये बोलते आप जान बचाओ, आप मंदिर खोलो, मंदिर में बड़ा भक्तगण को आरती करने दो, भजन करने दो, पंढरपुर की यात्रा निकालो। जब आप बचेंगे तो यात्रा होगी ना, कौन रोकता है? जब बचेंगे तो पूजा यात्रा बाद में होगी। झूठ काम करने वाले लोगों को बाजू में रखकर अपना काम करना और लोगों को बचाना,
लोगों को जिंदा रखना, लोगों को जो जरूरी है वो ट्रीटमेंट देना। यू मीन टू से वो ढोंग नहीं करता, इज वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, इज वेरी वेरी प्रैक्टिकल। वो देखिए बाकी लोग आए चीफ मिनिस्टर जैकेट कोट ये वो करते, वो नहीं ना, सीधा शर्ट पैंट, सीधा शर्ट पैंट में। वो उनकी सादगी उनके कपड़ों से, उनके बातों से, उनके स्पीचेस से नजर आती है। चीफ मिनिस्टर हो गए तो क्या, चीफ मिनिस्टर एक सेवक है। चीफ मिनिस्टर का काम है लोगों को सेवा देना, वो सेवा देते हैं, उसके लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है। उनकी वो फोटोग्राफी का शौक है अभी भी चालू, टाइम मिलता है उनको, प्रोफेशन है उनका। लेकिन अभी टाइम मिलता है उनको। वो तो मैं वही बोला ना, वो आखिर में टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट है, पर्सनल टाइम भी बहुत जरूरी है लाइफ में। करते हैं, सब करते हैं। सर आपके हॉबीज क्या है? हमारी हॉबी पे लोगों के साथ में रहना, वो तो आपका सोशल काम हो गया ना, आप वही हमारा पूरा टाइम वही है। वो आपकी हॉबी बन गई। मेरा पूरा टाइम यही काम है। और दूसरा मैं थोड़ा पेड़ पर प्यार करता हूँ, पीस के साथ। मेरा खुद का गांव में जमीन है, जंगल है, वो पेड़ को मैं संभालता हूँ, बड़ा करता हूँ, उनके फल भी मिलते हैं, वो भी खाता हूँ। एक फल तो आपको मिलता है कि जनता का प्यार मिला, वो तो सबसे बड़ा फल है। पहला मेरा प्रायोरिटी वही है। लेकिन आपने पूछा तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा वही, मैं फार्मर हूँ बेसिकली, मैं बोला मैं किसान का बेटा हूँ, तो बट नेचुरल मेरी वो हॉबी है। लेकिन वो मैं करता हूँ, लेकिन इधर मेन हॉबी लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ मिलकर जुलकर रहना, उनके साथ काम करना, ये मेरी हॉबी है। सर ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिससे आपको लाइफ में कभी रिग्रेट हुआ हो कि अरे यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा कुछ इंसिडेंट्स होते हैं ना? ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। याद आ रहा है, कुछ बताना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा बताने जैसा इतना कोई ध्यान नहीं, वो होंगे लेकिन इतना ध्यान में नहीं पड़ा। लेकिन अभी जो हॉबीज हैं वो आपकी, सर आपका पर्सनल टाइम आप कब निकालते हैं? सुबह से लेकर रात तक क्वेश्चन करते हो ना, ये क्वेश्चन रिग्रेट का टाइम मेरा अभी लास्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया। एक्चुअली मैंने सोचा था कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं करना है, क्यों, मेरा एरिया लेडीज के लिए रिजर्व हुआ था। और वहां से हमारे एरिया के लोगों ने मेरे बहुरानी का टिकट पक्का किया, हमारी पार्टी ने। तो मैं उनके लिए काम करना जरूरी था। लेकिन साथ साथ मेरे पार्टी के कुछ लीडर लोगों ने जो डिसीजन लेने का उनको अधिकार था, उन्होंने बोला नहीं, आप कारपोरेशन में रहना जरूरी है। इसलिए मुझे जो बाजू में वार्ड जनरल था वहाँ पर कॉन्टेस्ट करने के लिए मुझे फोर्स किया। उनको थोड़ा मैं उनकी बात अगर नहीं मानता तो आज मैं पार्टी को भी समझ सकता था। पार्टी को उसकी वजह से मेरा तो नुकसान हो गया, लेकिन पार्टी का भी नुकसान हो गया। ये बात का थोड़ा सा रिग्रेट है। कभी कभी ऐसा होता है। और क्या, वो मेरा जो स्वभाव है ना, मैं, मेरे जो वरिष्ठ है, मेरे पार्टी के मेरे कनिष्ठ भी अगर होंगे ना, तो भी अगर वो मुझ पर ज़्यादा प्यार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो उनकी बात मैं मानता हूँ। उसमें मुझे लॉस होता है कभी कभी, लेकिन वो बात मानने से मैं इनकार नहीं करता हूँ। और उसके वजह से कई इंसिडेंट्स हो सकते हैं, होते हैं, वही छोटे मोटे रिग्रेट्स हैं वो। सर 24 आवर्स बीइंग अ सोशल वर्कर, बीइंग अ पॉलिटिशियन, एक्टिव, हाईली एक्टिव इन द एज ऑफ 70, पर्सनल टाइम मैनेजमेंट आपकी अच्छी है जैसे आपने बताया। फैमिली के साथ घूमने फिरने का टाइम कहाँ आपको मिलता होगा? क्योंकि उसमें तो यू हैव टू बी अवे फ्रॉम योर सिटी, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम योर लोग। हालांकि टेक्नोलॉजी की वजह से यू कैन बी कनेक्टेड 24 आवर्स विथ योर ओन पीपल, बट फिर भी होता है ना एक पर्सनल टाइम की, चलो यार आज शिमला घूमने चले, मन हुआ आपके वाइफ का, भाभी जी ने बोला, मैडम ने बोला कि भाई कभी घुमाने लेके चले, नहीं चलो आज हमारे साथ शॉपिंग पे चलो, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, शॉपिंग पे भी देखो ये होती रहती है, उसके लिए मैं कभी जाता ही नहीं।
आपका उस टाइम ही नहीं है। नहीं टाइम आप होगा भी, अगर आप शॉपिंग मॉल में गए भी तो लोग घेर लेंगे आपको। नहीं घेर लेंगे नहीं, वो तो उनका काम है, वो करते हैं। वहीं पे शुरू हो जाएंगे। रही बात कहीं आउटिंग के लिए जाना वगैरह, तो अभी बच्चे भी बड़े हो गए, उन लोग भी जाते हैं, हमारी मिसेस भी जाती है बच्चों के साथ, ये होते रहते हैं। जब हमारे कार्यकर्ता है, फ्रेंड्स हैं ऐसे, तो वो एक प्रोग्राम बन जाता है, वो करना पड़ता है, वो होता है। मैं वही बोला ना, टाइम मैनेजमेंट अगर आपका है तो सब होता है, क्योंकि वो सब चीज़ें भी ज़रूरी है। नहीं तो 24 आवर्स अगर आप सोशल काम या खुद के ऊपर टाइम नहीं देंगे। बाकी लोग 8 घंटा 10 घंटा सोते हैं, मैं 6 घंटा सोता हूँ, 5 घंटा सोता हूँ। एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह? सुबह मैं रोज मैं वही बोल रहा हूँ, मैं 5 बजे उठता हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ 50 मिनट, 30-35 मिनट में प्राणायाम करता हूँ। वो सब करना पड़ता है। लोग कई लोग, कोई पॉलिटिशियन लोग उठते हैं 10 बजे, मेरा ऐसा नहीं, 10 बजे तक मैं ऑफिस पहुँचता हूँ। अभी कल आपने मेरे को इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई एकदम एग्जैक्टली टाइम पे आ जाना। एक ऑफिस, पहला ऑफिस है सेक्टर 6 में, जहाँ पे पहली मुलाकात मेरी आपकी। हाँ, वहाँ पर मैं बैठता हूँ रोज पहला 10 बजे उधर। अच्छा, वहाँ बैठते हैं पहले? वहाँ से फिर मैं इधर आता हूँ। ओके। इसके लिए मैं आपको 11:30 बजे का टाइम दिया और राइट टाइम पे आई बोली। हाँ, हमारी टीम 10:30 बजे पहुँच गई थी, नीचे खड़े थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि आपका टाइम न वेस्ट हो। बहुत सारे लोग हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, वो करेंगे तो ये सभी चीज़ें कर सकते हैं। खाली देखिए, गलत काम में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये मेरा ये, मैं बातें भी करता हूँ, लेकिन वो बातें से वो खाली गपशप करना जरूरी नहीं है, बात बराबर है, वो नहीं करता हूँ। तो मेरा टाइम बचता है, सब काम होते हैं और सबको मैं टाइम देता हूँ। सर, पॉलिटिकल सवाल तो मैंने आपसे पूछ लिए, आप तो एक्सपीरियंस्ड है, आपके पास तो जवाब रेडीमेड होता है। एक दो पर्सनल सवाल ये है कि आप पिक्चरें वगैरह देखते हैं, टीवी वगैरह? नहीं, टीवी देखता हूँ, न्यूज़, ओनली न्यूज़। वो न्यूज़ भी समझो आपके पॉलिटिक्स का एक हिस्सा ही हो गया। हाँ, वो इसके लिए देखना पड़ता है, खबरें जरूरी है आपके लिए। बाकी पिक्चर देखने का शौक नहीं आपको? नहीं देखता, वो शौक नहीं। वो देखिए क्या है, आपने लास्ट मूवी कभी देखी थी? देखी थी, आपको याद है? लास्ट मूवी देखी थी जब, क्योंकि मैंने इस पे पॉलिटिक्स सवाल बहुत पूछ लिया, अभी पब्लिक को ये पता चलना चाहिए विठल मोरे एज अ पर्सन कैसे है। महात्मा गांधी जी की आई थी, और ये हमारे सावरकर साहब की फिल्म में देखी थी। जी, सावरकर साहब की, मतलब उसमें भी आपने सोशल एक्टिविस्ट और पॉलिटिक्स रिलेटेड वाली मूवी देखी। एंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ भी देखते? नहीं, वो तो देखिए, हमने अगर एक रास्ता चुना है तो उस रास्ते पर चलने का जनरल नॉलेज तो है, समझे ना, लेकिन एक रास्ता चुना है तो उस रास्ते पर चुन के जाने का, उसमें कितना भी हमें टाइम देना है वो टाइम देने का। अच्छा, तो वैसे आपकी हॉबीज अभी कुछ पर्सनल लेवल पे बची नहीं? जो भी टाइम है, जो कुछ भी है, सोशल काम और पॉलिटिक्स, इसके अलावा आपके लाइफ में 99% तो आपका वक्त ऐसे ही चला गया, राइट? अभी जो एक नया ट्रेंड आया है कि जो लोग पार्टी तो ऐसे बदलते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं। कभी देखा तो बीजेपी में, कभी देखा तो शिवसेना में, कभी देखा तो कांग्रेस, फिर एनसीपी में। इसके बारे में आपका खुद का पर्सनल विचार क्या है? सर, मैंने अगर आपको वोट दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ वोटर मैंने विठल मोरे साहब को वोट दिया बिकॉज आई लाइक मिस्टर विठल मोरे फंक्शनिंग एंड उनको शिवसेना का सपोर्ट है, लेकिन वो कॉरपोरेटर, एमएलए या एमपी इमीडिएटली पार्टी चेंज कर देता है, तो ये धोखाधड़ी हो जाती है पब्लिक के साथ। इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये कुछ 2-5-10 साल के अंदर ही ये चीज हो रही है। उसके पहले स्टार्ट हुआ है वही तो ये पहले लॉयलिस्ट बहुत थे लोग। आप लॉयलिस्ट हैं शिवसेना से इतने सालों के साथ? कारण बहुत है, एक ही कारण नहीं है। लॉयलिस्ट ये कारण है, वो था। आज लोग क्या है, बहुत फास्ट है,
मतलब थोड़ी सी बात में नाराज होगा कि अरे यार मुझे सीट नहीं मिली, मेरे वाइफ को सीट नहीं दी, मेरे बेटे को सीट नहीं दी, पार्टी छोड़ दी। उसका दूसरा मीनिंग ऐसा है, लोगों का अपने आप पर भरोसा नहीं रहा, क्या मुझे अगला टाइम मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, पेशेंस नहीं है, पेशेंस नहीं है, वही कारण है उसका। और कितना फास्ट मैं आगे जाऊं, कितना कितना फास्ट मुझे मिलना चाहिए, वो सोच में लोग ये बदलाव करते हैं और उसमें फंस भी जाते हैं। कई लोगों को देखा, तो ये चलेगा, उसका कारण आज सभी लाइफ बहुत ही फास्ट हो गया। लोगों को लगता है भाई हमें बहुत बड़ा होना है, लेकिन बहुत जल्दी होना है, फास्ट होना चाहिए, फास्ट मनी, फास्ट सक्सेस, सुपर फास्ट। उसका कारण ये है। ओवरऑल देखा जाएगा तो ये पिछले 5-7 साल के अंदर ये ज़्यादा बढ़ गया है। उसको रोकने के लिए अभी कोई चांसेस नहीं है, रिवर्स में नहीं जा सकते। क्यों? अभी पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो लोगों में है, सोशल एक्टिविटीज करने का लोगों में बहुत ही बड़ा मतलब इंटरेस्ट है, लेकिन सोशल एक्टिविटीज जो पहले जैसा था, पूरे जिंदगी भर लोग वो काम करते थे, अब ऐसा नहीं। मैं सोशल एक्टिविटी करूं तो मुझे कुछ फायदा होना चाहिए, ये सोचकर वो रिटर्न में कुछ मिलना, वो इंटेंशन से जाने वाले लोग वो सक्सेस नहीं मिलेगा। और एक ही रास्ते पे आप देखो, बिजनेस करने वाले लोग, पहले देखो, मेरे पिताजी खेती करते थे, वो खेती करते थे। आज समझो मेरा बेटा है, वो 3-4-5 बिजनेस करता है, ऐसे सभी जगह है। तो ये मेंटेलिटी आई, वो सोच आई, ये विचार आ गया कि मैं एक ही बिजनेस नहीं, 2-3-4 ये बिजनेस अगर फैल गया तो ये चलेगा। इसके लिए अभी कोई एक पार्टी छोड़ेगा तो इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है। अभी देखो, कुछ लोग राष्ट्रवादी एनसीपी शरद पवार साहब फैल जाएंगे, उनकी गवर्नमेंट नहीं आएगी करके उनके सभी लोग बीजेपी में गए, तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं आई, अभी वो पछता रहे। तो ऐसा होता है। उसका कारण है अभी मेंटेलिटी बहुत ही फास्ट हो गई और लोगों का जो माइंड चेंज का जो, मतलब पॉलिटिक्स को बिजनेस बनाने के चक्कर में नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर चीज के लिए, हर जगह उसमें पॉलिटिक्स एक पार्ट है। बट क्यों अभी जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता है वो बहुत कम लोग हैं, मिनिमम। लेकिन बिजनेस में आज लोग है, जो नया जनरेशन बिजनेस में, उसका परसेंटेज ज़्यादा है। क्यों? आज नौकरी तो नहीं मिल रही है, तो बिजनेस में जाने वाले का परसेंटेज ज़्यादा है। और पॉलिटिक्स में आने वाले कितने हैं? 0.5%, 1% कितना होगा? इतना भी नहीं होगा। परसेंटेज 0.1%, 0.2% ऐसा होगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो परसेंटेज कम नहीं होगा, अभी बढ़ेगा। उसका कारण क्या है? जनरेशन। सर, यंगर जनरेशन अनफॉर्चुनेटली, सभी नहीं, कुछ ही यंगर जनरेशन में से कुछ लोग हैं जो ड्रग्स, दारू, लेट नाइट पार्टी, सिगरेट स्मोकिंग उसको एक स्टाइल समझते हैं, उसमें अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं। उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, उनका सबसे पहला क्या होता है मैं आपको बोलता हूँ। मैं थोड़े पुराने विचारधारा को फॉलो करता हूँ। सर, वो पुरानी विचारधारा ही अच्छी थी। हमारे घर से उस प्रकार के संस्कार होने चाहिए। क्या होता है हर घर, आप बहुत से जगह अपने बच्चों के सामने जो काम बच्चों को, अभी बच्चा लोग कोई भी चीज जितना जल्दी पिकअप करते हैं। अभी बच्चों के सामने हमने सिगरेट पी, अरे पापा सिगरेट पीते तो कुछ नहीं होता है उनको, मैं भी पीने से कुछ नहीं होगा। पापा दारू पीते, मजा आता है उनको, मुझे भी कुछ नहीं होगा। तो बच्चों को अपने घर में अच्छे संस्कार मिलने चाहिए। वो अगर संस्कार अच्छे रहेंगे, मिलेंगे, तो ये जो अभी जो बच्चों में या जवान चल रहा है वो कम होगा। मैं ये नहीं बोला खत्म होगा, लेकिन जो परसेंटेज ऑफ वो कम होगा। संस्कार घर में जो हो रहा है, जो माँ बाप कर रहे हैं, वो बच्चे इम्बाइब करते हैं। तो आपका ये जवाब बहुत ही सही था। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल
when we talk in front of our children कि हो सकता है जो मेरे मुंह में गाली गलौच हो, कल मेरा बेटा भी गाली गलौच देना शुरू कर देगा, अरे भाई कि भाई पापा सिगरेट पी रहे हैं, पापा दारू पी रहे हैं, पापा लेट नाइट्स कर रहे हैं, तो वो बच्चे भी उसको समझे कि ये रेगुलर चीज़ें हैं। जिस प्रकार का डिसिप्लिन हम रखेंगे हमारे फैमिली में, वो फैमिली से हमारे बच्चे आते तो वो संस्कार से आगे जाएंगे। देखिए सब घर के बच्चे ऐसे नहीं है। अब आप जो बोल रहे हैं ना, सब घर के बच्चे ऐसे नहीं है, मैं वही बोल रहा हूँ। तो जो बच्चे इस तरह के हैं उनके घर के संस्कार, हम 80-20 का रेशो पकड़ के चल रहे हैं। 80% आज भी बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं जो संस्कार को पकड़ के चलते हैं, 20% है जो थोड़ा नीचे बिगड़ गए। 20% संस्कार नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना 80% बच्चे लोग संस्कारी थे। मैं भी वही बोल रहा हूँ, मैं 80% संस्कारी बोल रहा हूँ, 20% थोड़ा आउट ऑफ लाइन हो गए। ये बात सही है। 80% संस्कारी है, 20% थोड़ा निकल के घर काफी घर है और उसके वजह से ये सब चल रहा है। आपको जो सोशल वर्क दिख रहा है, आपको जो अच्छे विचार दिख रहे हैं, अच्छे प्रपोजल जो दिख रहे हैं, अच्छी बातें जो दिख रहे हैं, उसका कारण आज भी सब मैक्सिमम घर में अच्छे संस्कार, अच्छे विचार हैं। सर ये संस्कार की और अच्छे कामों की बात निकली है तो मेरे मन में भी काफ़ी सालों से चल रहा था। मैं भी एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, अभी रिसेंटली मैंने भी VRS ले लिया है। मेरा भी मन था कि मैं कुछ NGO खोलूं या फिर न्यूज़ TV चैनल के माध्यम से आप जैसे बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू लूं, तो अभी आई हैव टेकन VRS, नाउ आई एम फुल टाइम इनटू न्यूज़ TV। और रिसेंटली मैंने अभी एक NGO खोला हुआ है जिसका नाम है वुमेन पावर and Social Awareness Foundation. This is registered with Central Government of India, Ministry of Corporate Affairs. मैं अभी फिर से एक बार थैंक्स कहूँगा मोरे साहब को। बिज़ी शेड्यूल था, मैं देख रहा था इनको बहुत बार फ़ोन्स आ रहे थे, ये फ़ोन अपना काट रहे थे, तो इसका मतलब है कि इन्होंने हम लोग को टाइम दिया है। बट सर वी आर जेन्युइनली थैंकफुल जो अब आपने बात कही बाला साहब ठाकरे के बारे में, उद्धव साहब ठाकरे के बारे में, शिवसेना पार्टी के बारे में, अपने खुद की पर्सनल लाइफ के बारे में, जो आपने दिल से, सच्चे दिल से आपने खुल के बात कही। फॉर दैट वी आर वेरी थैंकफुल टू यू।